Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Tahir Afaki. हमारा आज का मौजू है मोंटेस्क्यू, एक फ्रेंच फिलोसोफर, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर है जिसने अपनी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के ज़रिए ना सिर्फ अपने वक्त के हुकूमतों को मुतासर किया, लोगों को मुतासर किया, बल्कि आने वाली नई स्टेट्स जैसे यूएस वो भी इसके आइडियाज़ से मुतासर हुए बगैर ना रह सके। मोंटेस्क्यू 18th सेंचुरी का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर है, फिलोसोफर है, कानून साज है, जुरिस्ट है, जिसने अपनी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड डेस्पोटिज्म के ज़रिए शोहरत हासिल की। मोंटेस्क्यू 1689 में फ्रांस में पैदा हुआ और 1755 में इसकी डेथ हुई। ये इसका ताल्लुक एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से था, लिहाजा सारी ज़िंदगी इससे माश की फ़िक्र नहीं रही और यही वजह है कि इसने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी किए और जिसकी वजह से इसका एक्सपीरियंस बढ़ा, इसके नॉलेज में इजाफा हुआ और वो नॉलेज जो है किताबी शक्ल में हम तक पहुंचा। तो किसी भी फिलोसोफर को अंडरस्टैंड करने के लिए उसका टाइम और जिन जिन लोगों को उसने पढ़ा वो समझना ज़रूरी है। तो मोंटेस्क्यू का जो टाइम है उस वक्त का फ्रांस इंतहाई जाबराना निज़ाम हुकूमत के ज़ेर तहत था। वहाँ के बादशाह वो सिर्फ अपने मुफादात के लिए काम करते थे और इसके अलावा उनके नीचे रिलीजियस क्लर्जी और फ्यूडल्स वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़वाइद के लिए लोगों पर जुल्म सितम करते थे। तो ये सिस्टम मोंटेस्क्यू को बिल्कुल नापसंद था। तो ऐसे में मोंटेस्क्यू ने बरतानिया का दौरा किया। तो बरतानिया जिसमें 1688 में ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुका था, उसके ज़रिए पार्लियामेंट के पास पावर्स आ चुकी थी, वहाँ एग्जेक्टिव आज़ाद था, जुडिशरी आज़ाद थी, लेजिस्लेचर आज़ाद था। तो ये सिस्टम देखकर उस पर बहुत असर हुआ, बहुत असरात मुरतब हुए और उसने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज में ये ख्वाहिश भी की कि फ्रांस में भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए और उसकी नज़र में बेस्ट सिस्टम वही है जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी ये किसी एक आदमी के ज़ेरे तहत ना हो या कोई दो ब्रांचेस किसी एक आदमी के ज़ेरे कंट्रोल ना हो। ये आज़ाद होंगी तो इंडिविजुअल लिबर्टी उतनी ही ज़्यादा सिक्योर होगी। फिर ये जिन लोगों से मुतासर था उनमें अरस्तु, सिसरो, थॉमस हॉब्स, पॉलीबस, रेने डेकार्ड, जेन बॉर्डन, जॉन लॉक और 18th सेंचुरी के इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन उससे बहुत मुतासर हुआ। तो ये यही वजह है इसका वक्त और जिन जिन लोगों से ये मुतासर हुआ वो वजह बनी इसकी दो अजीम किताबें, पर्शियन लेटर और द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज जो इसने 1748 में लिखी, बरतानिया से वापसी के बाद लिखी। इसमें इसने रूल्स फॉर मॉडर्न स्टेट्स दिए कि मॉडर्न स्टेट्स को किन किन रूल्स के मुताबिक चलना चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं वो रूल्स, वो आइडियाज मोंटेस्क्यू के क्या है कि जिन्होंने यूएस को भी मुतासर किया, फ्रांस को भी मुतासर किया और ओवरऑल यूरोप पर अपनी धाक बिठाई। तो इनके आइडियाज़ में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस, थ्योरी ऑफ लॉज, थ्योरी ऑफ डेस्पोटिज्म। मोंटेस्क्यू की थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बुनियादी तौर पर ये पावर को डिसेंट्रलाइज करने की थ्योरी है कि मोंटेस्क्यू के मुताबिक जब पावर किसी एक आदमी के पास आती है तो वो आदमी करप्ट हो जाता है और उस पावर का मिस यूज़ करता है। लिहाजा इस मिस यूज़ से बचाने के लिए उसकी नज़र में अगर तीन ब्रांचेस लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी ये अगर ऑटोनमस हो, किसी एक शख्स के इख्तियार में ना हो तो पावर करप्शन की तरफ नहीं जा सकती। उसके मुताबिक
लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग करता है तो ये सिर्फ लॉ मेकिंग करेगा, ये एग्जेक्टिव के कामों को नहीं देखेगा। एग्जेक्टिव लॉज पर इंप्लीमेंट करती है तो एग्जेक्टिव का ये काम नहीं कि वो लॉ मेकिंग करे। इसी तरह जुडिशरी लॉज की इंटरप्रिटेशन करती है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसे चेक करती है, उसे इंटरप्रेट करती है। तो जुडिशरी का काम ये है। जुडिशरी बाकी एग्जेक्टिव या लेजिस्लेचर के कामों में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। हमें ये बताता है कि मोनार्कियल सिस्टम में ये तमाम पावर बादशाह के पास होती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल लायबिलिटीज सिक्योर नहीं होती, मुआशरा तरक्की नहीं कर पाता। तो इसकी नज़र में डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी ये बिल्कुल अलग अलग होती है। इसकी नज़र में इन हुकूमती तीनों ब्रांचेस को, गवर्नमेंट की तीनों ब्रांचेस को दो प्रिंसिपल्स पर जो है रन किया जा सकता है। नंबर एक, इंडिविजुअल लायबिलिटी, यानी ये तीनों ब्रांचेस इंडिविजुअल लायबिलिटीज़ को सिक्योर करे, इनको मैक्सिमम पावर कर दे, इंडिविजुअल्स को मैक्सिमम फ्रीडम दे, मैक्सिमम लायबिलिटी दे। और दूसरे नंबर पर पावर टर्न्स टू करप्ट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। लॉर्ड ब्रैक्टन का ये आइडिया है, ये मैक्सिम है, इसके मुताबिक जो है सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, पावर एक हाथ में मरकूज नहीं होनी चाहिए। तो ये बुनियादी तौर पर इसकी सेपरेशन ऑफ पावर है। इसका कहना है कि ये तमाम ब्रांचेस जो हैं गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी, ये अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम करे, दूसरों की डोमेन में इंटरफेयर ना करे। लेजिस्लेचर सिर्फ लॉ बनाए, एग्जेक्टिव जो है वो लॉ को एग्जीक्यूट करे और जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करे। और इनकी पावर्स जो हैं किसी एक हाथ में मरकूज ना हो, तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी। और सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन हो। कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशल ब्रांचेस की, इनकी पावर्स और इनकी डोमेन को जो है वो एलेबोरेट करे और साथ साथ एक चेक रखे जो कि है चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस अगर होगा तो इससे ये तीनों ब्रांचेस जो हैं ये अपने लिमिट से एक्सीड नहीं कर सकेंगी। अब ये चेक एंड बैलेंस क्या है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को न सिर्फ इम्प्लीमेंट किया बल्कि डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस के भी एग्जीक्यूशन किया है। तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन 1 इज़ अबाउट लेजिस्लेचर, इट्स अबाउट द पावर्स given to the legislature. The second article is about executive and its power. Third is about judiciary and its power. तो कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी को दो दो चेक्स देता है दूसरी ब्रांचेस पर, ताकि वो अपनी पावर से एक्सीड ना कर सके। अब ये कौन कौन से दो चेक्स हैं? एग्जेक्टिव के पास दो चेक्स हैं। एक चेक है अगेंस्ट लेजिस्लेचर यानी कांग्रेस। एग्जेक्टिव वीटो कर सकता है कांग्रेस के बनाए हुए लॉज को। इसी तरह वो चेक रख सकता है एग्जेक्टिव जुडिशरी पर जजेस की अपॉइंटमेंट के ज़रिए। इसके अलावा जो है लेजिस्लेचर के पास दो चेक हैं, एक चेक है एग्जेक्टिव के अगेंस्ट और दूसरा जुडिशरी के। यानी वो एग्जेक्टिव अगर यानी प्रेसिडेंट अगर कोई ऐसे काम करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो वो इम्पीचमेंट कर सकता है। इसी तरह कांग्रेस जजेस को भी इम्पीच कर सकता है। फिर उसके बाद जुडिशरी के पास जो दो चेक्स हैं उनमें से एक चेक ये है कि वो प्रेसिडेंट के एक्ट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। इसी तरह कांग्रेस के बनाए हुए लॉज को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। तो यूँ ये एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस है। इस चेक एंड बैलेंस के ज़रिए इदारे जो हैं वो अपनी हद से तजावज़ नहीं करते। और मोंटेस्क्यू ने हमें थ्योरी ऑफ लॉज दी है। इस थ्योरी ऑफ लॉज के ज़रिए वो बताता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लॉ। नंबर 1 नेचुरल लॉ, सेकंड पॉलिटिकल लॉ, थर्ड इज़ सिविल लॉ एंड फोर्थ इज़ एथिकल लॉ। उसके मुताबिक नेचुरल लॉज वो हैं जो कि इंसान की बेटरमेंट में अहम रोल अदा करते हैं। जैसे नेचुरल लॉ है मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो ये एक नेचुरल लॉ है। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस इन सोसाइटी, ये भी एक नेचुरल लॉ की डिमांड है। इंसान ये नेचुरल लॉज अपने
एक्सपीरियंस के ज़रिए और अपनी इंटेलेक्ट के ज़रिए हासिल करता है। फिर दूसरे हैं पॉलिटिकल लॉज। पॉलिटिकल लॉज में हुक्मरान और अवाम के जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ उनका तयन किया जाता है। हुक्मरान अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम देते हैं और जो उनके राइट्स होते हैं वो हासिल करते हैं। इसी तरह लोग जो है उनके जो ड्यूटीज़ हैं हुक्मरानों से मुतल्लिक वो अदा करते हैं और जो उनके राइट्स हैं हुक्मरानों से वो लेते हैं। तो ये है उसका पॉलिटिकल लॉज। और थर्ड पे है सिविल लॉज। सिविल लॉज इज़ एक्चुअली अबाउट पीपल टू पीपल राइट्स एंड ड्यूटीज़। पीपल टू पीपल जो इंट्रैक्शंस हैं उससे मुतल्लिका है। अगर एक कोई इंसान दूसरे इंसान के राइट्स की वायोलेशन करता है तो यहाँ पर सिविल लॉ जो है एक्टिवेट होता है। लास्ट पे है इंटरनेशनल लॉज। इंटरनेशनल लॉज इट्स अबाउट स्टेट लॉज एंड स्टेट वायोलेशन। हर रियासत दूसरी रियासत के साथ जो इंटरेक्ट कर रही है ये इंटरनेशनल लॉज के तहत कर रही है। इसके साथ साथ जो एथिकल लॉज हैं इनको ऐड कर रहा है अपने नेचुरल लॉज में। फिर ये हमें टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बताता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट: मोनार्की, डेस्पोटिज्म एंड डेमोक्रेसी। मोनार्की जिसमें रूल ऑफ वन अकॉर्डिंग टू लॉ है, अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू, और डेस्पोटिज्म इज द रूल ऑफ वन फॉर द सेक ऑफ हिज बेनिफिट नॉट फॉर द पीपल, जिसमें बादशाह सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है, अपने फ़ायदे के लिए लोगों पर जुल्म सितम रिवा रखता है। तो ये उसकी नज़र में वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जबकि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू, क्योंकि इसमें लोगों की लाइबिलिटी को सिक्योर किया जाता है। उसके मुताबिक लोग अगर एलीट क्लास में एरिस्टोक्रेटिक क्लास को चुने तो ये एरिस्टोक्रेसी है। जब लोग अपनों में से किसी को चुनकर जो है पार्लियामेंट में भेजें तो ये डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल लाइबिलिटी को मैक्सिमम इंश्योर किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई के लिए काम किया जाता है। इसके अलावा मोंटेस्क्यू अपनी थ्योरी ऑफ लाइबिलिटी देता है। उसके मुताबिक जो रियासत का मकसद है, कवानीन का मकसद है, वो मैक्सिमम लाइबिलिटी को इंश्योर करना है। वो लाइबिलिटी को डिफ़ाइन करता है। उसके मुताबिक लाइबिलिटी इज़ समथिंग टू डू व्हाट इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ एंड अवॉइड व्हाट इज़ अगेंस्ट द लॉ। बुनियादी तौर पर कहने का मकसद ये है कि लाइबिलिटी इंसान शहरी वो विद इन द टेरिटरी ऑफ लॉ करते हैं। मतलब हर शहरी आज़ाद है लेकिन वो अंडर द लॉ आज़ाद है। लॉज के अगेंस्ट वो कोई काम नहीं करता। मोंटेस्क्यू के नज़दीक देयर आर 2 टाइप ऑफ लाइबिलिटी। नंबर 1 इंडिविजुअल लाइबिलिटी, नंबर 2 पॉलिटिकल लाइबिलिटी। इंडिविजुअल लाइबिलिटी में इंसान बिल्कुल आज़ाद है लेकिन कानून के मुखालिफ वो नहीं जाएगा। पॉलिटिकल लाइबिलिटी में इंसान आज़ाद है कि वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकता है, वोट डाल सकता है, खुद इलेक्शंस में खड़ा होकर हुक्मरान बन सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की लाइबिलिटी है। अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया, कोई कन्विक्शन नहीं की, तो वो पॉलिटिकली आज़ाद है। तो ये बुनियादी तौर पर मोंटेस्क्यू के आइडियाज़ थे जिन्होंने असर किया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पर। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट 3 आर्टिकल इज़ अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर विच इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम मोंटेस्क्यू। और इसके अलावा मोंटेस्क्यू ने जो आने वाले फ़िलासफ़र पर असरात मुरतब किए, डेविड ह्यूम पे, थॉमस पेन, रूसो, एडमंड बर्क, हेगल, एमिल दुर्कहाइम और एडम फर्गुसन। तो ये तमाम पॉलिटिकल राइटर्स हैं जिन पर उसने असरात मुरतब किए। इसके साथ साथ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन में मोंटेस्क्यू के आइडियाज़ का अहम रोल है। सेपरेशन ऑफ पावर और मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम में लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट और सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें मोंटेस्क्यू से मिलता है।